हाँ जी बच्चों हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं आपके साथ। डेरिवेटिव के अंदर हम लोग आपके साथ पुट ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बातें कर चुके हैं बच्चों। मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स को यानी कि फ्यूचर को, कॉल को, पुट को आपको कई तरह से समझाने वाला हूँ। अभी जो समझाने का वे है वो सिर्फ एक ही हुआ है। मान के चलो 2, 3, 4 तरीकों से हम लोग समझेंगे तो जाके ये चीजें माइंड के अंदर बैठेंगी। बिकॉज एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये सब चीजें ना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती। मतलब हम लोग देखते नहीं है, शॉपकीपर से सब्जी लेके आते हैं, पैसे देते हैं, सब्जी लाते हैं, कहानी खत्म। और इसे इंस्ट्रूमेंट थोड़ी लेके आते हैं कि भाई एक कागज का टुकड़ा दे दे, मैं तो इतने पैसे देता हूँ सब्जी के लिए, का फ्यूचर में जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। तो ऐसा तो हम कभी करते ही नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे नॉर्मल रूटीन वर्क से थोड़ा सा हटके है। तो इसे समझाने के लिए मुझे 2, 3, 4 वे मेथड बताने होंगे तो जाके माइंड के अंदर वो बैठेगा। पर एनीवे पक्का आप समझ जाओगे। मैंने कहा चैप्टर को मुझे बहुत बहुत आसान बनाना है, पर उसके लिए आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? टाइम, समय। आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, चलिए कम बैक। अब बच्चों इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात कर रहे हैं बेसिकली कॉल ऑप्शन के बारे में कि ये कॉल ऑप्शन क्या होता है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले नीड की जरूरत होती है ना। जरूरत क्या है? तो बच्चों देखो, मैंने पहले जरूरत के बारे में आपको बताया। मैंने कहा सर देखो एक इंपोर्टर है। इंपोर्टर ने एक यूएसए से मशीनरी इंपोर्ट कर ली। यूएसए से उसने क्या इंपोर्ट कर ली? मशीनरी। अब मशीनरी की जो वैल्यू है दैट इज सपोज टू बी $2000। मशीनरी की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, $20,000, राइट। अब ये पेमेंट उसके पास आज उसका पैसे पे करने के लिए नहीं है। यूएस वाले बंदे ने बोल दिया कि ये जो पेमेंट है वो आप 6 मंथ्स के बाद पे कर देना। कब पे कर देना? 6 महीने के बाद, विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। इज इट गुड और बैड? वेरी गुड। भैया पैसे पे करने पड़े, है ना। इंडियन लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि पैसे आज पे ना करने पड़े बल्कि फ्यूचर में पे करने पड़े, तो राइट। अच्छा, पैसे पे करने पड़ेंगे कब? 6 महीने के बाद। तो इट सीम्स टू बी गुड। मतलब ये बंदा जो है वो आज मशीनरी ले लेगा, मशीनरी लेने के बाद 6 महीने के बाद पैसा पे करेगा। बट से यकीन मानो ऐसा करने से उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। कैसे उड़ जाएगी? आज के डेट में $1 का जो रेट है वो रेट है सपोज करो 60 रुपए का, राइट। 60 रुपए का रेट। अगले दिन उसने चेक किया, अच्छा यहाँ पर उसने चेक कर लिया कि अगर पेमेंट आज कर देते हैं, अमाउंट पेड अगर आज पे कर देते हैं तो वो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 20,000 इंटू 60 यानी कि कितना? 12 लाख। 12 लाख। बट सर अगले दिन जो $1 का प्राइस हो गया वो हो गया 61। तो 61 की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट पेड कितना करना पड़ेगा? 20,000 इंटू 61। यस प्लीज, 12.20। $1 का बढ़ने पर कितने रुपए का झटका लग गया इस बंदे को? 20,000 रुपये। अभी तो मशीन आई है, अभी पड़ी हुई है, अभी उसको खोला भी नहीं है, पर 20,000 का झटका। और सर अगले दिन डॉलर का प्राइस हो गया 63। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट 60,000, राइट। अब मुझे बताना, वो बिजनेस करेगा या रोज के रोज ये देखेगा, चेक करेगा कि डॉलर का प्राइस कितना है? मशीनरी परचेज करके आया है, मशीनरी इंस्टॉल करना है, मशीनरी इंस्टॉल करने के बाद वर्कर्स को एम्प्लॉय करना है, रॉ मटेरियल लेके आना है, प्रोडक्शन करनी है, बेचना है, एवरीथिंग वी हैव टू डू, राइट। बट सर सारा ध्यान किस में लग रहा है? सारा ध्यान लग रहा है कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, राइट। बिकॉज 6 महीने के बाद तो पेमेंट पे करनी है ना। तो हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने के बाद जो $1 का रेट है वो 70 रुपये हो जाए, और 70 रुपये अगर हो गया तो अमाउंट टू बी पेड ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इट बिकम्स 20,000 इंटू 70 एंड इट बिकम्स ₹14 लाख। 14 लाख रुपए आज पे कर देते तो 12 लाख इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी कितना पे करना पड़ सकता है? 14 लाख। सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर किस चीज की टेंशन है? रेट फ्लक्चुएशंस की। किस चीज की टेंशन है? रेट फ्लक्चुएशंस की। मतलब यहाँ पर जो ये इंपोर्टर है उसको कुछ बेचना नहीं है, बल्कि 6 महीने के बाद कुछ खरीदना है, राइट। अगर उसको कुछ खरीदना है
तो डेफिनेटली ये पर्सन आज ही दो काम कर सकता है कि 6 महीने के बाद का रेट पहले से ही फिक्स करवा ले। 6 महीने के बाद का रेट फिक्स करवा ले, लेट अस से 61, राइट। तो अगर उसने 61 का रेट फिक्स करवा लिया कि 6 महीने के बाद मैं $20,000 61 के अकॉर्डिंग परचेज करूंगा और कोई दूसरा पार्टी जो है वो इसको बेचने को तैयार है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। बट सर उसके मन में ये भी है कि 6 महीने के बाद रेट अगर 58 हो गया, अगर रेट जो है 55 हो गया या रेट 50 हो गया, तो उसको लॉस नहीं बल्कि गेन होगा। उसको डर ये है कि कहीं रेट बढ़ गए तो क्या होगा, उसको डर है कहीं रेट बढ़ गया तो क्या हो गया। बट सर अगर रेट बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी, पर अगर रेट डाउन हो गया तो डेफिनेटली इस इंपोर्टर को इस एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट भी हो सकता है। आई थिंक क्लियर। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए। मैं एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस लिख रहा हूं, मैंने कहा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर डॉलर, इट कैन बी रुपीज 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, एंड देन 61, 62, 63, 64, 65। वो चाहता है कि सर इन सब केसेस के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करना पड़े, और इन सब केसेस में उसको क्या मिल जाए? हाँ जी, कॉम्पनसेशन, राइट। मतलब अगर रेट बढ़ता रहा तो उसे कंपनसेशन पे करने वाला कोई हो, पर रेट कम हो गया तो उससे कोई ये ना कहे कि डॉलर जो है वो इस प्राइस पर ले लो, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। क्या, कैसे हो सकता है? कॉल ऑप्शन, राइट। यहां पर भी दो पार्टीज होती हैं, देयर आर टू पार्टीज हेयर ऑल्सो। कौन कौन सी पार्टीज? बायर एंड राइटर। तो जो ध्यान से समझना, राइटर इज द पर्सन हु इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अगेन, राइटर इज द पर्सन हु इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब राइटर जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म करता है, वो इंस्ट्रूमेंट फॉर्म करता है, इंस्ट्रूमेंट बनाता है, राइट। इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट को वो किसको भेज देता है? बायर को। और बायर से इसके बदले में क्या चार्ज कर लेगा? डेफिनेटली अगर हमारा राइटर बायर को कुछ इंश्योरेंस दे रहा है, कोई एश्योरेंस दे रहा है, तो इसके बदले में कुछ ना कुछ चार्ज भी करेगा। तो इसके बदले में वो क्या चार्ज करेगा? ही विल चार्ज प्रीमियम फॉर दिस, राइट। ही विल चार्ज प्रीमियम फॉर दिस। अब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कितने रुपए का है ये इनके बीच में डिसाइड होगा, मान लो 5 रुपए का, राइट। बट सर 5 रुपए से पहले एक एक्सरसाइज प्राइस मतलब पहले से प्राइस फिक्स किया जाएगा कि कौन से प्राइस का एश्योरेंस लेना चाहते हैं। मतलब बायर जो है वो कौन से प्राइस का लेना चाहते हैं। स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस एक ही बात है, राइट। तो एक्सरसाइज प्राइस का रेट मैंने आपको बता दिया, सपोज करो 61 का। अब 61 का मतलब क्या होगा कि अगर प्राइस 61 से हाई होगा, 61 से बढ़ जाएगा, तो इस केस में राइटर बायर को कंपनसेशन पे करेगा। अगर प्राइस डाउन हुआ तो कंपनसेशन पे नहीं करेगा, राइट। तो जो इसके लिए हमारा जो बायर है वो क्या पे करेगा? प्रीमियम। और इसके बदले में हमारे राइटर ने बायर को क्या दे दिया? एक एश्योरेंस। और इस एश्योरेंस में क्या लिखा हुआ है? दैट द बायर हैज राइट टू यस प्लीज बाय। पहले पुट ऑप्शन में क्या होता था? राइट टू सेल। यहां पर क्या है? राइट टू बाय। बस यही डिफरेंस है। राइट टू बाय स्पेसिफाइड असेट at the rate of, like in this case 61, right, on or before, not on or before, on the date of expiry। और मैं बताया शेयर्स के केस के अंदर एक्सपायरी डेट क्या होती है? लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और शेयर्स के केस में जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं 3 अवेलेबल होती हैं, कमिंग दिस मंथ, next month and next to next month, right? So this is a contract that actually will be taken place, right? अब सर इसको भी अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल को कोरिलेट करें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ,
लाइक फिर से मैंने आपको सामने यहाँ पर एक nseindia.com ओपन किया, आप लोग भी आराम से ओपन कर सकते हैं। आपके पास लिखा हुआ इक्विटी मार्केट, हमें इक्विटी मार्केट चाहिए नहीं, हमें कौन से मार्केट चाहिए, इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव में आ जाओ। इक्विटी डेरिवेटिव के बाद आपको क्या चाहिए, एक शेयर, कोई भी एक शेयर ले आओ। मैंने कहा सर कोई भी एक शेयर में हम लोग ले आते हैं HDFC, राइट। अब इसके बाद बच्चों आपके पास ये सब आ गया है, और इन सब के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ऑप्शन। तो स्टॉक ऑप्शंस पे आ जाओ, राइट। और स्टॉक ऑप्शन में सिंबल है HDFC। तो HDFC बेसिकली क्या चीज है, स्पेसिफाइड एसेट। इसके बाद है एक्सपायरी डेट 24 नवंबर, 29 दिसंबर, 25 जनवरी 2017। ये सब अपने अपने आप मोबाइल पे अपने कैलेंडर में देखना, यू विल सी दैट दीज आर द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अच्छा, और आगे चलते हैं। 24 नवंबर 2016 की डेट ले रहे हैं। कॉल ऑप्शन, कॉल, राइट। इसमें दो ही और चीजें होंगी, कॉल होगा और एक पुट होगा। हम क्या देख रहे हैं, कॉल। और स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट भी आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल रेट्स हैं इनमें से कोई भी रेट ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया, 1380। तो 1380 का हमने डेटा लिया, और देखो रेट कितना आ गया, 35.25। ये 35.25 क्या शो कर रहा है, प्रीमियम। प्रीमियम कि अगर बायर 1380 का कॉल लेना चाहता है, बाय करना चाहता है, तो उसको 35.25 अमाउंट प्रीमियम का पे करना पड़ेगा। अच्छा, बाय कौन बनेगा, आप बनोगे या मैं बनूंगा, एनी पर्सन, राइट। आप कहोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि बायर्स अवेलेबल है या नहीं। बस जब ये मार्केट रन होती है तो ऑर्डर बुक के अंदर बहुत सारे ये बायर्स, देख रहे हैं सर, ऑर्डर बुक देख रहे हैं आप। तो ऑर्डर बुक में बहुत सारी क्वांटिटी बायर्स की होती है, बहुत सारी क्वांटिटी सेलर्स की होती है। ये अपनी अपनी कोटेशंस सेंड करते रहते हैं, और जब ये कोटेशन अपनी अपनी सेंड करते रहते हैं, जब इनका प्राइस मैच हो जाता है तो ट्रेड हो जाता है, राइट। आप कहोगे सर ये कौन सा प्राइस है, ये वो प्राइस है जिस पर लास्ट ट्रेड हुआ है, ये वो प्राइस है जिस पर लास्ट ट्रेड हुआ है। तो मतलब ये कि बायर्स एंड सेलर, देखो ध्यान से सुनो, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 35.25। बायर हमेशा हमेशा इससे सस्ता खरीदना चाहेंगे या महंगा, सस्ता, और जो सेलर होगा वो क्या चाहेगा, महंगा बेचना। तो देखो 35.25 का रेट हुआ है लास्ट, पर सर बायर ने क्या कितनी क्वांटिटी, कितने रेट का क्वांटिटी का सेंड किया कोटेशन, 34.30। तो ये ट्रेड नहीं हुआ। और सेलर जो है वो क्या चाहता है, कितने रेट में बेचना, 35.05, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस से भी ज्यादा। तो यानी कि इनके बीच में ट्रेड हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनका प्राइस मैच नहीं हो रहा। बट सर अगर कभी भी ये बायर या फिर सेलर इस प्राइस को चेंज कर दें, बायर अगर रेट को बढ़ा दे, किसके बराबर ला दें, सेलर के, या फिर सेलर अपने रेट को कम कर दे, किसके बराबर ले आए, बायर के, तो अपने आप से इनकी ट्रेडिंग हो जाएगी। और जब ट्रेडिंग हो जाएगी तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गॉट इट। तो प्रीमियम का अमाउंट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। प्रीमियम का अमाउंट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर चलता रहता है। आई थिंक क्लियर। अच्छा, तो बच्चों अब अगर मैं इसको लिखकर समझाने की बात करूं तो उसको मैं कैसे समझाऊंगा। हमने कहा दैट HDFC इज द स्पेसिफाइड एसेट, एंड 1380 इज द exercise price, or you can say strike price, and 24th November is the expiry date। और कुछ रह गया, एंड प्रीमियम। और इस वाले, अच्छा ये क्या चीज़ है, बेसिकली पुट ऑप्शन। एंड प्रीमियम का अमाउंट जो हमने कंसिडर किया कितना, 35.25। अच्छा सॉरी, नॉट, इट्स नॉट पुट, इट्स कॉल ऑप्शन। हाँ जी, कितना, 35.25, राइट। अब से इसका मीनिंग समझा दो। मतलब आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे, आप क्या कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय ही करना है, आप इस वाले इंस्ट्रूमेंट को बेच भी सकते हो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को बेचोगे तो आप क्या बन जाओगे, राइटर, और जो बंदा खरीद रहा होगा वो क्या बन जाएगा, बायर। आप इस इंस्ट्रूमेंट को अगर खरीदते हो तो आपको अपनी जेब से क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम। कितने का प्रीमियम,
35.25, राइट। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एचडीएफसी का शेयर जो है कॉल ऑप्शन का बाय करें? नहीं कर सकते। जब भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा तो हमेशा हमेशा एक लॉट साइज होता है, उस लॉट साइज में ही ये डीलिंग होती है, अदरवाइज डीलिंग नहीं हो सकती। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है मार्केट लॉट कितना है, 500। मतलब अगर आपको ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन के अंदर तो कम से कम 500 क्वांटिटी का ट्रेड करना होगा। और जो ये प्राइस दिया हुआ है वो 500 क्वांटिटी का नहीं है, वो कितने का है, एक क्वांटिटी का। एक क्वांटिटी का रेट 35.25 और 500 के लिए नो डाउट मल्टीप्लाई बाय 500। आई थिंक क्लियर। तो फिलहाल हम बात एक के लिए कर रहे हैं, जब एक की बात कर रहे हैं तो 500 की तो अपने आप से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा ये एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल ऑप्शन, एचडीएफसी स्पेसिफाइड एसेट 1380 strike price and 24 November is the expiry date, premium is 35.25 and फिर से इसमें यहाँ पर कितने पर्सन होंगे, 2%। 2% कौन कौन से होंगे, एक होगा बायर और एक होगा राइटर। राइटर जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो है राइटर इनिशिएट करेगा और बेचने की बात करेगा किसको, बायर को। और बायर इसके बदले में, ये डॉक्यूमेंट बायर के पास आ जाएगा तो इसके बदले में बायर जो है वो क्या पे करेगा, प्रीमियम। और कितने का प्रीमियम, 35.25, राइट। और इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है दैट द बायर हैज राइट टू बाय। इस डॉक्यूमेंट क्या लिखा हुआ है, दैट बायर हैज राइट टू बाय HDFC एट द रेट ऑफ कितना, 1380 ऑन बच्चों कौन सी डेट को, 24 नवंबर, राइट, ऑन 24 नवंबर। आई थिंक क्लियर। अच्छा, अब बच्चों ये कहानी हो गई, प्रीमियम का अमाउंट T0 पे पे कर दिया और बायर के पास ये डॉक्यूमेंट भी आ गया, राइट। अब 24 नवंबर को क्या होगा, 24 नवंबर को HDFC का शेयर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या बहुत कम हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मैंने कहा सर HDFC का जो शेयर है, अच्छा एक चीज और, हमने हमारे बायर ने जब ये एश्योरेंस लिया है 1380 का, तो हमारे बायर को इस कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट होगा कब, जब प्राइस अप चला जाएगा या प्राइस डाउन चला जाएगा, जब प्राइस अप चला जाएगा। जितना प्राइस 1380 से ज्यादा जाता जाएगा उतना अमाउंट राइटर बायर को कंपनसेट करता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर। पुट में क्या होता था, पुट में अगर प्राइस डाउन हो जाता था तो राइटर बायर को कंपनसेट करता था। यहां पर भी राइटर बायर को ही कंपनसेट कर रहा है, पर राइटर बायर को कंपनसेट कब कर रहा है, जब प्राइस अप चला जाएगा। यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, इसको हम लिखेंगे अभी, राइट। हमने कहा सर 24 नवंबर को HDFC का शेयर का प्राइस क्या हो सकता था, हमने कहा इट कैन बी 1380 से कम यानी कि 1300, और HDFC का शेयर 24 नवंबर को बन सकता है 1380, या फिर बन सकता है HDFC का शेयर कितना बन सकता है, इट कैन बी 1450, और HDFC का शेयर बन सकता है 1500। गॉट इट। अब मैं 1500 से शुरुआत कर रहा हूँ, 1500 से शुरुआत कर रहा हूँ। 1500 वाले केस में हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, और ये वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन कब फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन कब फाइंड करेंगे, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। 24 नवंबर को हम लोग वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ द कॉल का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट राइटर जो है वो बायर को कंपनसेशन दे रहा है। आप बताओ कितना दे रहा है, मार्केट प्राइस कितना हो गया है 1500, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1380। हाउ मच अमाउंट विल राइटर विल कंपनसेट टू द बायर, 120। कैसे निकाला आपने, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, राइट। तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस निकाला, 1500 माइनस 1380 यानी कि 120 रुपए, ठीक है सर, इज इट क्लियर। अब बच्चों ये 120 रुपए का अमाउंट मैंने यहां पर लिख देता हूं, दैट राइटर विल कंपनसेट टू बायर
ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ, हाँ जी, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इस एक्सपायरी की डेट पर राइटर जो है वो बायर को कंपनसेट करेगा 120 रुपये। पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बायर का जो प्रॉफिट है, गेन है, वो कितना है? क्या 120 रुपये हमारे? अरे नहीं भाई, आप बायर बन गए थे ना, तो अगर आप बायर बन गए थे तो आपने 30 रुपये क्या पे किया था? प्रीमियम भी तो पे किया था। तो आपका जो गेन होगा, मतलब राइटर का, सॉरी, बायर का गेन जो होगा, बायर्स गेन, बायर्स गेन अगर हम निकालें तो हम कहेंगे बायर का गेन होगा वैल्यू ऑफ द कॉल, वैल्यू ऑफ द कॉल माइनस प्रीमियम पेड, and the value of the call is 120 and the premium paid is 35.25. how much? 7475, राइट। बच्चों ये हमने किसके एंगल से बात की? बायर के एंगल से। अगर हम राइटर के एंगल से बात करें तो, राइटर के एंगल से बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ द कॉल जो हमने फाइंड की है, वैल्यू ऑफ द कॉल, ये वो अमाउंट है जो कि राइटर विल कंपनसेट टू द बायर। तो बायर को पैसे मिल रहे हैं तो राइटर अपनी जेब से इस पैसे को पे भी तो कर रहा है, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, वैल्यू ऑफ द कॉल अगर 120 रुपए की है तो अमाउंट पेड बाय राइटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल इज इक्वल टू 120 एंड प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, और प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था इसके बदले में? 35 पॉइंट, हाँ जी, प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था? 35.25, so 35.25 will be considered here, right। तो हमने कहा गेन, गेन टू राइटर, बल्कि राइटर को गेन नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है ना। कितना आएगा? 84.75, आई थिंक क्लियर। So 84.75 is the basically loss to the writer and it is the basically gain to the buyer। तो ये सब कुछ कब बात हो रही है? जब मार्केट प्राइस क्या लिया गया हमने? 1500। अब अगर मार्केट प्राइस 1500 नहीं लिया गया बल्कि कितना लिया गया? 1450। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? दैट हमें फिर से क्या फाइंड करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ कॉल। और ये वैल्यू ऑफ द कॉल फिर से क्या होगा? एमपी माइनस ईपी। एमपी बोले तो 1450, ईपी बोले तो 1380, तो ये कितना हो जाएगा? इट बिकम्स 70, राइट। अब ये 70 रुपए का कौन सा अमाउंट हो गया? वो अमाउंट जो कि राइटर बायर को कंपनसेट पे करेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो हमने कहा दैट दिस इज द कंपनसेशन paid by writer to buyer, right, on 24th November। Is it clear? बच्चों अब मैं आपसे पूछता हूं कि गेन टू बायर कितना है? 70 minus 35.25 and 34. एंड गेन टू राइटर कितना है? गेन टू राइटर विल बी बेसिकली 35.25 माइनस 70, हाउ मच? 34.7। प्रॉफिट और लॉस? लॉस, राइट। और बच्चों इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, ये दोनों सिचुएशन जो हमने आपके साथ की अभी के अभी, इसको हम क्या बोलते हैं? इन द मनी सिचुएशन। ये सिचुएशन भी क्या है? इन दी मनी सिचुएशन। इन द मनी समझ गए कि ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी राइटर बायर को कंपनसेशन दे रहा है। आई थिंक क्लियर। अब बच्चों बताओ अगर 1380 रहा प्राइस तो क्या होगा, या 1300 रहा तो क्या होगा? अगर 1300 रहता है तो हम लोग फिर से वैल्यू ऑफ द कॉल निकालेंगे और द वैल्यू ऑफ द कॉल विल बी एमपी माइनस ईपी एंड एमपी इज
1300 एंड ईपी इज 1380 एंड दिस इज -80। और इस -80 का मतलब क्या हुआ कि बायर राइटर से कंपनसेशन क्लेम नहीं करेगा। बायर हैज ए राइट टू बाय एट ₹1380, पर मार्केट में वही चीज कितने में मिल रही है? 1300 में। तो यानी कि हमारा जो बायर है वो तो मार्केट से बाय कर सकता है, राइट भाई। अगर मार्केट में डॉलर फ्यूचर में सस्ता हो जाए, मार्केट में डॉलर जो है वो सस्ता हो जाए, तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें परचेज करना चाहिए? नहीं, मतलब बायर जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर जब भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो यहां पर हमारा जो बायर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, यानी कि इस वाली वैल्यू ऑफ द कॉल को क्या बना देंगे? 0। सो इस 0 का मतलब क्या है? दैट राइटर विल नॉट कंपनसेट, राइटर विल नॉट compensate anything to buyer। तो बायर को वो कुछ भी कंपनसेट नहीं करेगा। अगर वो कुछ भी कंपनसेट नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट लॉस 0 नहीं, बायर ने राइटर को पहले ही T0 पर ही क्या पे कर दिया था? प्रीमियम। सो नाउ आई कैन से कि अगर मुझे गेन निकालना है, गेन टू बायर, तो मैं गेन टू बायर ही कैसे फाइंड करूंगा? इट इज द कंपनसेशन रिसीव्ड माइनस प्रीमियम, यानी कि ये हमारे बायर के लिए लॉस हो जाएगा। एंड गेन टू राइटर, तो राइटर की बात करूं तो 35.25 माइनस 0 यानी कि 35.25। आई थिंक क्लियर। और अगर इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? दिस इज आउट ऑफ मनी सिचुएशन, मतलब यहां पर कोई भी सेटलमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं होने वाली, राइट। अब अगर प्राइस 1380 ही हो, मतलब ये 1380 किसके बराबर है? एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के बराबर है। ये मार्केट प्राइस, यहां पर हमने कहा स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो इस सिचुएशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एट द मनी, राइट। आई थिंक कर सकते हैं, पक्का। तो यहां पर वैल्यू ऑफ द कॉल कितनी होगी? यस प्लीज, वैल्यू ऑफ कॉल 0, नेगेटिव आएगा, सॉरी 0 ही आएगा वैसे तो। और इसका मतलब क्या हुआ? दैट राइटर विल नॉट कंपनसेट एनीथिंग टू द बायर, राइट। एंड गेन टू बायर कितना हो जाएगा? 35.25 लॉस, और गेन टू राइटर कितना हो जाएगा? प्रीमियम जो रिसीव किया वो उसके लिए, राइटर के लिए गेन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। कॉपी करना चाहेंगे? यस सर। तो प्लीज कॉपी दिस पोर्शन। दिस इज बेसिकली कॉल ऑप्शन, राइट। दिस इज अ गुड वन। ही सेज कि सर राइटर का जो गेन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना होगा? प्रीमियम के बराबर। अच्छा, बायर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस कितना होगा? प्रीमियम के बराबर। अगर मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बात करता हूं तो कॉल ऑप्शन के अंदर बायर को जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस होगा वो कितना होगा? प्रीमियम। प्रीमियम से ज्यादा तो बायर को कभी भी कंपनसेशन देना ही नहीं है भाई। अगर आपने इंश्योरेंस करवाई, इंश्योरेंस करवाने के बाद प्रीमियम दिया, और प्रीमियम देने के बाद क्या इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ और क्लेम करती है? कभी भी नहीं करती। मतलब आप एज ए बायर सोचो, आप बायर हो और बायर का जो प्रीमियम पे किया वो तो नुकसान है ही, उसके अलावा आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, राइट। आई थिंक क्लियर। बच्चों कहते तो यही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, व्हाट आई मीन टू से, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो। मतलब लोग सोचते हैं सर प्रीमियम से ज्यादा तो नुकसान हो ही नहीं सकता। बट सर मान लो एक बंदे के पास 1 लाख रुपया, एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, उसने 10,000 का अमाउंट अगर लगा दिया प्रीमियम के ऊपर, तो उसको मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? 10,000 ही होगा। पर जब उसने 1 लाख का 1 लाख लगा दिया तो नुकसान कितना होगा? यानी कि वो उसका अपना नुकसान कितना परसेंटेज हो गया? कितना हो गया? 100%। जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर हमने सारा पैसा लगा दिया तो इसलिए इस तरह के ऑप्शन से हमें बच के रहना चाहिए। ये ऑप्शंस ही बर्बाद करते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद करते हैं। अच्छा, मार्केट में बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं।
मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं, ये ट्रेड करते हैं। ये 3 तरह के लोग कौन से होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।